कोई कहे कि आपको आपातकाल जैसे स्थिति हुई है तो मैं मानूंगा नहीं। आपातकाल से बुरी स्थिति हुई है। हम एक लॉलेस लाइफ जी रहे हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम एक संविधान चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और वेलफेयर स्टेट चाहते हैं। उनके खिलाफ सरकार ने यूनिलैटरल एक तरफा जंग छेड़ी है और ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं है कि किसके पास जाना है और क्या करना है। सारी इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज है। पेगासस से लेकर ईवीएम तक सारी मशीनरी। अब एआई के युग में आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मांग सुनकर कुछ करने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार आपके वोट से आती ही नहीं चुनकर, वो ईवीएम के थ्रू ही आ रही है। तो क्या करें आप? आपको बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था, तो इसका मतलब सुसाइड थी? इसका मतलब क्या माना जाए? वो सुसाइड थी। उसके बाद जिस पीठ ने ये फैसला दे दिया राम मंदिर वाला, उनके नाम नीचे लिखे नहीं, ताकि उन्होंने जान लिया इतिहास में नाम लिखेंगे तो ये नाम का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे होगा, लिखा जाएगा तो हमारे नाम लिखे जाएंगे। तो ओवरऑल खंडपीठ का निर्णय लिखा गया, वो नाम नहीं है वहां पर मौजूद। यहां पर मुझे एक बात कहनी है। राहुल गांधी अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग है, यह बात भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ कुछ लोग होंगे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बाकी कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्ष की तरह ही है। भट्टा परसोल का मामला था और वो भट्टा परसोल के मामले के बाद भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया गया, वो भूमि अधिग्रहण कानून अदानी, अंबानी और उनके जैसे जो ऑलिगार्क बनना चाहते थे, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये काइंड ऑफ ऑलिगार्क का मतलब मित्र, यानी वो एक तरह से कौसा नास्त्रा कहते हैं उसको, माफिया, जिनके हाथ में सत्ता, कॉरपोरेशन और सरकार एक ही होती है जब फैसिज्म तैयार हो जाता है। ये मुसोलिनी कहा, बेनिटो मुसोलिनी ने कहा है, तो वो करना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ी बाधा थी राहुल गांधी। तब तक राहुल गांधी का सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बात जब राहुल गांधी ने भट्टा परसोल अब भट्टा परसोल में राहुल गांधी का या ना कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं, लोग इतने समझदार है कि वो अपना बर्बादी खुद चाहते हैं। तो उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून आया। अब देखिए, हसदेव का जंगल हो, निकोबार का जंगल हो, या हम महाराष्ट्र में कोकण में समंदर हो, ये सारा जो प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन जो है हमें हजारों सालों से मिले हुए हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बर्बाद सिर्फ दोस्तों के लिए हो रहे हैं और वो बर्बाद करने में लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा है। अब यहां कई लोग हैं, वो मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं वो दावा सिद्ध करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन साथ है, चुनाव आयोग साथ है, ना सुप्रीम कोर्ट साथ है, लेकिन ईवीएम है और ईवीएम इसका बड़ा जिम्मेदार है। आप प्रिसीजन से वोट ट्रांसफर होते देख नहीं सकते ईवीएम के सिवा। देखिए, बूथ कैप्चरिंग होते थे, जब वोट बैलेट पे होता था तो बूथ कैप्चरिंग होता था, लेकिन वो वोट्स आप ऐसे नहीं घुमा सकते थे जैसे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और अन्य के वोट बीजेपी को मिले, लेकिन सीट्स बहुत बड़ी। ऐसे स्लाइस, एक ब्रेड का स्लाइस हो, वैसे वोट सिर्फ मैकेनिकली आप चेंज कर सकते हो, वो एज अ पर्सन ह्यूमनली नहीं हो सकता। इसके ठोस सबूत देने के लिए 50 लोग तैयार है दुनिया भर में, लेकिन देखने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं, 6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया। यहां पर मुझे एक बात कहनी है। राहुल गांधी अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग है, यह बात भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ कुछ लोग होंगे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बाकी कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्ष की तरह ही है। वो कुछ भी होता है तो एक खत लिखती है। तो मैं हमेशा यह सोचता हूं कि लोहिया जी ने यह कहा था कि रास्ते सुनसान हो जाएंगे तो संसदें आवारा हो जाएगी। ये विपक्ष को हुआ क्या है? एक खत लिख के 6 महीना इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। तो मुझे लगता है शायद विपक्ष इसलिए इंतजार कर रही है कि 100 साल बाद कोई हिस्टोरियन इस पे लिखे तो उसको कोई ना कोई खत वत मिल जाए तो वो अच्छी तरह से लिख पाए। इतनी उसकी मदद करना चाहती है विपक्ष, बाकी कुछ नहीं। समस्या यह है कि मैं, दयाशंकर जी और ऐसे हजारों लोग हैं। आज ही मैंने अपना डिस्क्लेमर जो है कल के दिन के लिए, वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे, अभी फेसबुक पे और मेरे सोसाइटी में भी मैंने डाल दिया है। अगर चाहे तो बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटा सा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जो लोग चाहते हैं कि कुछ करें, ये लोकतंत्र को बचाएं, ये किसी एक मोदी जी, ये कोई अडानी जी, ये शाह जी, इनके साथ नहीं है।
ये एक ऑक्टोपस है, और ऑक्टोपस की प्रॉब्लम यह है कि ऑक्टोपस रक्तबीज जैसा हो गया है। यानी उसमें एनआरआई शामिल है, उसमें वनवासी केंद्र शामिल है, उसमें और कोई शामिल है, कोई भी हिंदू सेना तैयार हो जाती है, कोई भी किसका लिंचिंग करता है, और रूल ऑफ लॉ, संविधान कुछ भी नहीं है। बंद लिफाफे में मुझे तो ताज्जुब होता है, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत स्वीकार न करना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था, तो इसका मतलब सुसाइड थी? इसका मतलब क्या माना जाए? वो सुसाइड थी। उसके बाद जिस पीठ ने ये फैसला दे दिया राम मंदिर वाला, उनके नाम नीचे लिखे नहीं, ताकि उन्होंने जान लिया इतिहास में नाम लिखेंगे तो ये नाम का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे होगा, लिखा जाएगा तो हमारे नाम लिखे जाएंगे। तो ओवरऑल खंडपीठ का निर्णय लिखा गया, वो नाम नहीं है वहां पर मौजूद। और एक बात है, स्टेन स्वामी जी की बात कर रहे थे अभी दयाशंकर जी। अरे स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना चाहिए, उनको पार्किंसंस था, 50 साल के थे, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। अंडर ट्रायल आज 77% जो कैदी है जेल में, 77% देश में, वो अंडर ट्रायल है। उनके बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है कोर्ट्स। और ऐसे में आपको स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना नहीं है और उमर खलीद को बेल नहीं देना है बिना ट्रायल के, ये आपको समझता है, लेकिन आपको ये आपको समझ में नहीं आता कि ये जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। जब विपक्ष गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई, बाकी एनआईए, एनएसए विपक्ष पे चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो राम का जन्म कहां हुआ, वो जुरिस्डिक्शन में कैसे आता है सुप्रीम कोर्ट के? तो ये अपने आप में पैराडॉक्स है, अपने आप को काट रहे। तो बात ये है कि आज मैं हूं, दयाशंकर जी है, आरफा जी है, या अशोक जी बैठे, और भी लोग हैं जो है यहां आप आए हुए हैं, तो आपको भी अंदर कुछ ना कुछ घुटन होती होगी। लेकिन समस्या यह है कि जाए तो जाए किसके पास? अब जैसे मैं उस वक्त 2011-2012 में तमतमा के लालू जी के पास गया था, आज भी लालू जी ही है जिनके पास जा सकते हैं। खैर मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा है, उनको और सताने का कोई मतलब नहीं ना, उनके पास अब सत्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके बीज बोए, इसमें भी मुझे कहने में कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी की असफलता राहुल गांधी की सफलता है। उन्होंने ये कोशिश की कि जो आजादी हमारे संविधान में जो लिखी है वो आखिरी आदमी तक पहुंच जाए, और वो कोशिश के लिए उन्होंने ये कीमत दी कि अपनी पार्टी की सत्ता खोई। आज भी अगर वो चाहते हैं तो 10 मिनट में अडानी और अंबानी उनको मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, वो अड़िग हैं। और इसी बात से लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को राहुल गांधी के साथ पूरी तरह से जेल करने में समर्थ नहीं दिख रही है। और यही वजह है इंडिया अलायंस नाम की जो पूरा अलायंस बना है, वो अपने दमखम से पूरे जुनून पैदा करने में नाकामयाब रहा। कामयाबी अगर उनको आनी होती, मई में जो इलेक्शन होगा, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, मुझे नहीं मालूम कल के बाद क्या होगा, क्योंकि कल के बाद एक उन्माद बढ़ेगा धार्मिक। उसके बाद पता नहीं, गोलवलकर गुरुजी ने लिख के रखा है कि लेफ्ट, लिबरल, ईसाई, मुसलमान, ये सारे दुश्मन हैं हमारे, ऐसा लिख के रखा है गोलवलकर गुरुजी ने। और गोलवलकर गुरुजी के सारे पाठ जो हैं और सावरकर के सारे पाठ हैं वो बाय बुक जा रहे हैं सबके। और ये किताबें क्यों नहीं पहले किसने पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आता। खैर बात यह है कि कल के बाद राहुल गांधी अपनी कोशिशें, अपनी लड़ाई वैसे ही चलाते रहेंगे जैसे दयाशंकर जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे एक बार एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था अभी पुणे में, दयाशंकर जी भी खुद आए थे, तो लास्ट कीनोट स्पीकर मैं भी था, और वो थे जॉन ब्रिटास थे एमपी। तो तब मैंने ये कहा था कि लोगों ने ये पहले बोला था कि यार हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग लेखक है, हम लोग ये है एक्टिविस्ट है, जैसे उमर खलीद है, और भी है 6-7 लोग हैं जो लड़के हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो पार्टियां कुछ कर नहीं रही है, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है उनके लिए, हालांकि कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है। तो
आप क्यों बोलते हैं? अब मैंने जैसे इन्होंने कहा वैसे मैं मुंबई से निकला तो मेरे परिवार ने पूरा कहा देखो ऐसी कोई बात मत करना वहां जाकर कि जिससे बाद में सबको तकलीफ हो। बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो 1984 और एनिमल फार्म दोनों किताबें इतनी भविष्यदर्शी थी कि लेकिन वो लिखी गई थी कम्युनिस्ट स्टालिन के लिए, लेकिन अप्लाई हुई भारत में हिंदुत्व के ऊपर। तो खैर बात अलग। मैं ये कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, जो तनाव है, ये सारा वो अपने दम पर लड़ा जा रहा है। मैं अपने दम पर लड़ रहा हूं, दयाशंकर अपने दम पे लड़ रहे, कोई पीछे नहीं आएगा। देखिए, लेकिन भगत सिंह ने एक बात कही थी, ये बात कही थी कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। तो वो बात आज के युग में एकदम सच हो चुकी है। और कोई कहे कि आपको आपातकाल जैसे स्थिति हुई है तो मैं मानूंगा नहीं। आपातकाल से बुरी स्थिति हुई है। हम एक लॉलेस लाइफ जी रहे हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम एक संविधान चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और वेलफेयर स्टेट चाहते हैं। उनके खिलाफ सरकार ने यूनिलैटरल एक तरफा जंग छेड़ी है। और ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं है कि किसके पास जाना है और क्या करना है। सारी इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज है। पेगासस से लेकर ईवीएम तक सारी मशीनरी। अब एआई के युग में आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मांग सुनकर कुछ करने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार आपके वोट से आती ही नहीं चुनकर, वो ईवीएम के थ्रू ही आ रही है। तो क्या करें आप? आपको लगेगा कि फिर यहां पर सरकार आई कांग्रेस की, वहां पर इसकी आई, आपकी आई, वो कैसे आई? तो एनिग्मा नाम की एक थ्योरी है, जैसे कि मैं छोटे से शॉर्ट में बताता हूं कि डिकोडिंग कोड जो था, जर्मन कोडिंग जो था हिटलर का, वो तोड़ने में, डिकोड करने में ब्रिटेन और यूएस सफल रहा दूसरे विश्व युद्ध में। और सफल होने के बाद उनको पता चलता था हर मुंह क्या होने वाली है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन वो मुंह के ऊपर काट जो है, उन्होंने सिर्फ 70% या 60% काट रखी, बाकी 40% उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए कि ये हिटलर को या जर्मन जनरल्स को आशंका ना हो जाए कि उन्होंने कोड किसी ने डिकोड कर दिया है। इसलिए उन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूजन में जर्मनी को रखा। और कहते हैं कि अगर ये 100% यूज करते तो विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध है, 2 साल पहले खत्म हो जाता। लेकिन 2 साल पहले खत्म हो भी नहीं जाता। अगर पता चलता तो वो कोड पूरा बदल देते। तो ये बात है। कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि फासिजवाद के सारे तरीके आप अब बदल चुके हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, डीप फेक कर सकते हैं। कल ये मेरा पूरा भाषण अलग तरीके से मैंने किया था, ऐसा दिखाया जा सकता है और आपको विश्वास भी बैठे। ये सचिन तेंदुलकर की एक एडवर्टाइजमेंट जो कहता है वो डीप फेक है, और हमने देखा भी है। तो लगता था, मैंने जब तक देखा तो मैंने कहा वो खुद कैसे मुंह से कह रहा है कि मैं इतना अमीर हूं। तो जो सचिन तेंदुलकर इतना देश में कुछ हुआ किसान आंदोलन, एक वो लफ्ज भी नहीं बोला, वो अपने अमीरी के बारे में कैसे बोल रहा है? तो इतनी एजेंसीज को डर नहीं रहा है, तो डीप फेक खताओ। खैर बात यह है कि हमारे यहां लेखक है, सितारे हैं जो सेलिब्रिटीज कहते हैं, जो अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। महिला पहलवानों का यौन शोषण हुआ, उसके ऊपर उन्होंने आंदोलन किया, रोई। क्या क्या नहीं हुआ? किसान आंदोलन में 700 लोग मरे, नोटबंदी में 200 लोग मरे, हर जगह लोग मरे, हर जगह लोग लड़ाई की। सीए एनआरसी के आंदोलन को अपनाया तक नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बात उफ तक नहीं किया। वो सुंदरकांड पढ़ने जा रहे कल। तो बात यह है, आप समझिए कि ये सोची समझी रणनीति है और इसमें हम फंस गए हैं। अभिमन्यु हम हैं, राहुल गांधी तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। इसलिए ये किताब का महत्व बहुत है। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जिस समय में हम जीना नहीं चाहते। मैं चाहता कि 70s 80s तक मेरी लाइफ पूरी हो जाती, यानी मैं 1901 में पैदा होता और 1970 में मर जाता तो अच्छा होता, ताकि मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ये सब देखा और इसके बीचों बीच मैं खड़ा हूं, आप भी हैं, और आपको वो करना है जो आपके अंतरात्मा कहेगी। और ध्यान रखें, याद रखें, यह अंतरात्मा कहीं इजराइल से कंट्रोल ना हो रही हो। तो ये बात भी आपको सोचनी है।
और नंदलाल शर्मा आ चुके हैं, जिनका परिचय देने की ये अर्पण किताब उन्हीं को की है, उनके बिना ये किताब होती नहीं। तो खुद वो आ चुके हैं यहाँ पर। तो मैं अब ये बाकी जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए मैं अपनी हो गया, मेरा समय की मर्यादा खत्म हो रही है। तो मैं कहता हूं कि मैं खूब बहुत बधाई देता हूं दयाशंकर जी, आपके विवेक ने और आपके अंतरात्मा ने जो कहा वो आपने माना। ये गांधी जी का कहा हुआ है। आज मैं विपक्ष से हमेशा चाहता हूं कि ये सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने जो कहा था वो करे। एजेंसीज ने बुलाया तो एजेंसीज के पास जाके बैठना, ये सिविल डिसोबीडियंस में नहीं आता है। अगर ये असंवैधानिक है तो असंवैधानिक है, लेकिन आज भी इनको गांधी जी की याद नहीं आ रही है। जो याद हमें आ रही है, आपको आ रही है। मुझे लगता है कि गांधी जी ने दो ही बातें की, वो बताकर मैं आपको मेरा भाषण खत्म करता हूं। गांधी जी जीवन भर आई एम प्राउड हिंदू कहते रहे, लेकिन गांधी जी ने किसी भी मूर्ति के सामने पूजा करते वक्त आप एक तस्वीर दिखाइए, और वेदों में भी शुरू के 3000 साल कोई मूर्ति पूजा है ही नहीं। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, ना सनातन नाम का कोई। सनातन का अर्थ प्राचीन है, सारे धर्म सनातन है। और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, धर्म है ब्राह्मण। यजुर्वेद में लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म, बाकी सारी जातियां हैं। तो बात यह है कि गुमराह मत होइए। ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं, दयाशंकर जो कर रहे हैं, उमर खलीद जो कर रहे हैं, या जो भी कोई कर रहा है, सिद्दीक कप्पन ने किया, जो भी कोई कर रहा है, वो एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है। और जो विपक्ष कर रहा है वो सत्ता पक्ष से कम नहीं है, वो भी इस तानाशाही से ज्यादा भयंकर एक बर्बरता को सपोर्ट कर रहा है अपने आपसी रंजिश के लिए, अपने आपसी फायदे के लिए। मैं एक ही कहता हूं कि गांधी जी को जब गोली मारी गई नथुराम द्वारा, तब गांधी जी ने कहा था हे राम। शायद उन्होंने भविष्य देखा था, एक दिन आएगा जब गोडसे के लोग राज करेंगे और आपको राम को भी हे राम कहना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। जय भीम, जय हिंद।